नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि हमारे पास कई ऐसी खबरें हैं जो जिन्हें बिलाशुबा दिलचस्प और अहम खबरें कहा जा सकता है। एक तो महाराष्ट्र, अगर आप देखेंगे वहां पर इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है 5 बजे, और झारखंड में भी इंतखाबी मुहिम 4 बजे, यानी दूसरे मरहले की जो इंतखाबी मुहिम है वो 4 बजे इख्तिताम को पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, आपको बता दूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वहां की इंतखाबी मुहिम में छाए हुए हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है मोदी से लेकर अमित शाह को और बीजेपी कायदीन को कि वो उनकी हुकूमत में सिर्फ 10 माह के दौरान जो इकदाम किए गए हैं, जो फलाही इकदाम आवाम के लिए पेश किए गए हैं, उसका जो कह रहे हैं कि वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमने हर प्रोग्राम को पाए तकमील, हर वादे को पाए तकमील तक पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। उनका इस सिलसिले में कहना था कि सिर्फ इख्तिदार मिलने के 25 दिनों में उनकी हुकूमत ने 23 लाख किसानों के तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। उनका यह भी कहना था कि 50,000 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें दी गई हैं। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी को चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर 50,000 में से एक भी कम निकला तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और इनका यह भी कहना था कि आज मोदी इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम से कबल ही अगर बैरूनी मुल्क के दौरे पर रवाना होते हैं तो इसका मतलब यह है कि मोदी ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो बहरहाल बहुत ही तूफानी अंदाज में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ रैलियों से खिताब किया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन के यानी होश उड़ा दिए हैं। तो चलते हैं हम नई वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने जिस अंदाज में, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो था चीफ मिनिस्टर का, ऐसा लग रहा था कि मोदी उनके सामने फीके पड़ गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी जा रही है वहां पर अपने गारंटीज का ऐलान कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी को अवाम ने कबूल किया, वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई। तेलंगाना में तेलंगाना की अवाम ने कांग्रेस की गारंटीज को कबूल किया, यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई। हिमाचल प्रदेश में आवाम ने कांग्रेस की गारंटीज को कबूल किया, वहाँ पर हुकूमत कायम हुई। अब रही बात हरियाणा की, हरियाणा में भी ये कहा जा रहा था कि तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी, लेकिन आखिरी दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नतायज सामने आए हैं उस पर पूरे मुल्क के सियासतदान, यहाँ तक के सर्वे करने वाली एजेंसियाँ, मैं समझता हूँ हर कोई हरज़दा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो इत्तेहाद है जी जी वो सबकत ले जाएगा। जी जी हो सकता है। जी हाँ, सबकत ले जाएगा। और रही बात आपकी कि आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया, पैदल कर दिया है उन्हें। हाँ, पैदल कर दिया है। तेलंगाना में जो 11 माह के दौरान, 10 माह के दौरान जो काम किए गए हैं उसकी जो तफसीलात आवाम के सामने पेश की है वो बिल्कुल हकीकत है। हाँ, ये बात है कि आपको अंदाज़ा होगा कि एक मरतबा चीफ वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया था कि तेलंगाना की हुकूमत नाकाम हो गई है। जी जी। तभी चीफ मिनिस्टर ने उस ट्वीट का जवाब दिया था। वो जवाब देने के बाद वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो इत्तलात दी गई थी वो गलत फराहम की गई थी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र के इंतखाबी मुहिम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। और नईम साहब, आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी कामयाब होती है और हुकूमत तश्कील देती है तो उसके फौरी बाद मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की जाएगी, उन्होंने कहा। और ये भी कहा है कि रियासत तेलंगाना में हालिया अरसे के दौरान 11,000 जो असातिज़ा के तकर्रुरात है वो भर्तियाँ की गई हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से 720 मुसलमानों को इन ओहदों पर फायज किया गया है। देखिए रियासत में आपको बता दूं कि जब कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी तब मुस्लिम रिजर्वेशन दिया गया था। जी जी। तालीम और रोजगार में। जी हाँ जी हाँ। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो यानी टूट फुट हुई। हाँ नहीं बता रहा हूँ, उससे पहले क्या हुआ, बीजेपी की जानिब से कोर्ट में इसको सवाल किया गया, उसका चैलेंज किया गया। कोर्ट ने रोजगार से रिजर्वेशन हटा दिया मुसलमानों का, लेकिन तालीम में बरकरार रखा क्योंकि मुसलमान तालीमी तौर पर पसमानदा है, लिहाजा उन्हें तालीमी मैदान में रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, बीजेपी
की ज़ेर क़यादत जो हुकूमत बनी थी 2021 में, जो उस हुकूमत ने उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद अब आज हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वहाँ का अवामी मूड देखकर शायद उन्होंने ये कह दिया होगा कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन का दोबारा अहिया करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी वज़ीर आज़म हो या फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह हो, ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की और वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो आपने नाम लिया है, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, अक्सर ये समझा जाता था कि मोदी ही गली के लीडर की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस मामले में। मिसाल के तौर पर वो राहुल गांधी से खिताब करते हुए कहते हैं कि राहुल बाबा, तुम्हारी 4 नस्लें भी आएंगी तो SC ST BC तहफ़्फ़ुज़ात में कमी करते हुए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जाएंगे। अरे ये बेवकूफ़ी की बात है। किसी राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि SC ST BC के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म कर देंगे या कम करेंगे, बल्कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो कैप 50% का है उसको बढ़ाएंगे, उसमें वसत देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। और अमित शाह देखिए आप किस तरह की जहरीली बात कर रहे हैं, किस तरह की झूठी और दरोगोई से काम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल बाबा तुम्हारी 4 नस्लों की बात कर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमित शाह किसी वक्त तड़ी पार भी रहे हैं। और अंदाजा कीजिए ये राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस की ही कमजोरी थी जिसके नतीजे में आज अमित शाह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर कांग्रेस हुकूमत अपने तौर पर इंतकामी कार्रवाई करती तो यकीन मानिए ना बांस रहता ना बांसुरी बजती। देखिए आप मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा का इंतखाबात हारने की वजह क्या थी बीजेपी? जी हाँ, जो 400 का दावा कर रहे थे 200 के ऊपर घट कर गए। आपको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का इंतखाबात तहफ़्फ़ुज़ात पे चला था। जी हाँ, बीजेपी RSS और उसकी जो हिंदुत्व तंजीमें हैं वो नहीं चाहती थी कि तहफ़्फ़ुज़ात SC ST BC का तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रह सके। जी हाँ, जी हाँ। इसकी वजह से हमने देखा कि कई मरतबा यहाँ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भी कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ात को बीजेपी से ख़तरा है। अब हमने देखा लोगों को बार बार मोहन भगवत ने भी इसकी वजाहत कर दी कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। वज़ीर आज़म रोते पलाते रहे, अमित शाह रोते पलाते रहे, लेकिन अवाम ने उसको कबूल नहीं किया। अब ये कहना चाहती है कि राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी। उन्होंने ये कहा कि हमने कर्नाटक में आबादी का सर्वे कराना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ तेलंगाना में ये SC ST तबक़ात के BC तबक़ात के सर्वे का आगाज़ हो गया है। इसी तरह अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद जो है उसकी हुकूमत बनती है तो महाराष्ट्र में भी हम सर्वे करेंगे इस तरह का, और जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतने सरकारी स्कीमात से फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। नहीं, मैं जैसा मैं आपको बता दूं कि जहां तक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का सवाल है या झारखंड असेंबली इंतखाबात का सवाल है, वहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी के जो इश्तिहारात मंजर आम पर आए जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। इस सिलसिले में खुद रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अखबारात में जो बीजेपी के जो इश्तिहारात है उससे देख कर ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी है वो इंतखाबात जीतने के लिए मुल्क को तकसीम करने से भी गुरेज नहीं कर सकती, यानी मुल्क को तकसीम कर सकती है, मुल्क को तोड़ देंगे ये लोग, इस तरह की बात रेवंत रेड्डी ने कहा है। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि बीजेपी और मोदी ने 11 वर्षों के दौरान क्या किया है मुल्क की तरक्की के लिए, इस तरह की उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म बड़ी बात कर रहे हैं कि हम किसानों के हमदर्द है, तो उन्होंने यानी बीजेपी हुकूमत ने 11 वर्षों के दौरान ये वादा किया था, ये दावा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएंगी। दुगनी तो दूर की बात है, किसानों के खिलाफ यानी किसान दुश्मन 3 बिल्स मंजूर किए गए और उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए 720 किसान शहीद हुए। और ये कैसी हुकूमत है? देखिए रियाज साहब, किसी भी सियासी जमात के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अहम रोल अदा करता है। सिर्फ बातें करने से इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं होती, आपको लोगों का मूड देखते हुए मंशूर बनाना पड़ता है, फिर साथ ही साथ बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ती है। जो मौजूदा हुकूमतें हैं या फिर जो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमतों की कमज़ोरियों को आवाम के सामने लाना पड़ता है, नाकामियों को लाना पड़ता है, गुंडागर्दी को लाना पड़ता है। फिर अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या आवाम को फ़ायदा होगा उसकी भी आवाम के सामने वजाहत करनी पड़ती है। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि महाराष्ट्र की जो लोकसभा इंतखाबात के दौरान महाराष्ट्र की जो 48 नशस्तें थी उसमें से महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस है, शरद पवार की NCP है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन लोगों ने 48 में से ये 48 में से 30 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि महायुति जो है बीजेपी के ज़ेर क़यादत उसने 17 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बेड़ा गर्क हो गया था बीजेपी के इत्तेहाद का। और अब क्या समझते हैं आप असेंबली इंतखाबात? देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जी जी लोकसभा के इंतखाबात हुए हैं। 6 महीने के दौरान आपको अवाम ने 30 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करी दिलाई थी।
उसके बाद आवाम का मज़ीद एतमाद हासिल करने के लिए कांग्रेस के इत्तेहाद ने क्या कोशिश की है जी, और साथ ही साथ बीजेपी की नाकामियाँ जो जीत थी उसमें मज़ीद कितना इजाफा हुआ है, उसको कितने बेहतर अंदाज में आवाम तक ले जा सकते हैं, इसकी हिकमत अमली अहमियत रखती है। साथ ही साथ आपका जो मैनिफेस्टो है वो किस तरह अमल किया जाएगा और कांग्रेस की जिन 2 रियासतों में हुकूमतें हैं, जो 2-3 रियासतों में, वहाँ पर कांग्रेस के अहदों पर कैसा हमलावरी हो रही है, ये अगर आवाम के सामने बताया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आवाम में यकीनन तब्दीली आएगी। मैंने देखा है हमारे दोस्त कहीं तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई कांग्रेस के कायदीन महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने यही कहा है कि हालात बहुत साजगार है, लेकिन एक वजह उन्होंने एक तवज्जो दिलाई जो मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम वोट तकसीम हो। जी 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 जी, अगर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोट तकसीम होंगे तो उसका रास फदा फ़िरका परस्तों को। बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नाज़रीन हम चलते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी दौरे पर हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाज़ मौके पर उनकी ज़बान फिसल जाती है या वो लफ्ज़ बेहतर अंदाज में अदा नहीं कर सकते। और जैसा कि केजरीवाल ने भी उनकी डिग्री के बारे में भी सवाल उठाए थे। ये और बात है कि वो मुकदमा खारिज कर दिया गया है और वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी गई है। वज़ीर आज़म की डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी कहा जाता है कि वो 2 मरतबा पैदा हुए हैं, हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल आप देखेंगे कि खुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं है, उनकी पैदाइश नहीं है। तो इसका मतलब केजरीवाल ने जो इल्ज़ाम आयद किया था कि इनके 2 डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो सकती है, फिर भी हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। फिर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है कि अक्सर अल्फाज वो गलत अदा करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ़ नहीं है या आलमी जो जोग्राफिया है या आलमी अवार्ड्स है उसके बारे में भी वो नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी इससे इत्तेफाक नहीं करते। आप अंदाज़ा कीजिए नाइजीरिया के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म को वहाँ का आला तरीन सिविलियन एजाज़ दिया गया था और उस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में उस अवार्ड का नाम लिया। और इस अवार्ड का नाम लेते ही है हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब चैनल्स हैं जो गोदी मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया और कहा कि हमारे वज़ीर आज़म अवार्ड का नाम तक से ही नहीं बोल पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि उन्हें अवार्ड दिया गया था नाइजीरिया का ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये अवार्ड का नाम है। और जब वज़ीर आज़म ने तकरीर की तो सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा ग्रांड कमांडर। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल हमें इससे दिलचस्पी नहीं है, हमें दिलचस्पी इस बात से है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए क्या किया है, कौम के लिए क्या किया है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए वो क्या करते हैं, या फिर वो तकसीम करते हैं, लोगों को बांटते हैं, या फिर मुत्तहिद करते हैं, ये हम देखते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक गुजरात का सवाल है, नहीं वजह साहब, गुजरात से एक बहुत बुरी खबर आ रही है और गुजरात से बुरी खबर यह आ रही है कि वहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ रैगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कहा जा रहा है। एक साल अव्वल का मेडिकल स्टूडेंट है और MBBS का, उसकी साल सुवम के तलबा ने रैगिंग की, उसे कई घंटों तक ठहरा दिया और जब वो ठहरा दिया तो तकरीबन 3 घंटे ठहराया गया। 18 साल उस नौजवान की उम्र बताई गई है। वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ होश आया और पुलिस को उसने बयान में कहा कि मेरे 3rd ईयर के सीनियर्स ने मेरे साथ इस तरह का सलूक किया है, उनकी वजह से आज ये मेरी हालत हो गई है। उसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो आप देखिए कि एक माँ बाप किस अंदाज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और जब वो कॉलेज जाते हैं और रैगिंग का शिकार बन जाते हैं तो उनका क्या हालत होगा। देखिए ऐसा आपको मैं एक थोड़ा पीछे लेना चाहूँगा। जी जी, मगरबी बंगाल में एक मेडिकल डॉक्टर का रेप हुआ था। जी हाँ, रेप एंड मर्डर हुआ था। जी हाँ, उस पर मुल्क भर में जिस तरह से एहतजाज हुआ है उसी नौयत का एहतजाज गुजरात में भी होना शुरू होना। जी जी, अनिल मेथानी नाम है बच्चे का। जी, तो गुजरात से भी इस तरह का एक एहतजाज शुरू होना चाहिए। लेकिन मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत थी, बीजेपी ने इसको साजिश के तहत इसको परवान चढ़ाया। जी जी, अब देखना यह है कि वहाँ पे भी एक मेडिकल डॉक्टर थी, लड़की थी, यहाँ पर भी एक मेडिकल में पढ़ाई करने वाला बच्चा है। जी हाँ, लड़का है, 18 साल उम्र 18 साल उम्र का लड़का है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। जी जी, क्या बीजेपी की हुकूमत इस बच्चे के इंतकाल के बाद जो तलबा में एहतजाज है, गुस्सा है, उसको पनपने देगी या दबा देगी, ये सवाल ही पैदा होता है। बिल्कुल आप सही कहा है। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि हिंदुस्तान में फिल वक्त एक वॉशिंग मशीन आया है और वॉशिंग मशीन इस कदर ख़तरनाक है कि जो भी यानी शायद बीजेपी के पास होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही की बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है ये बातें। तो बहरहाल वो वॉशिंग मशीन का नाम आम आदमी पार्टी ने मोदी वॉशिंग मशीन उसका नाम दिया है। और ये मशीन की खूबी ये है कि इसमें जो कोई बदनवान, करप्टेड यानी मुजरिम, मुलजिम किसी को भी अंडर डाल देंगे तो वो बिल्कुल ऐसा निकलेगा जैसे उसे क्लीन शीट मिल गई हो, चाहे
अदालतों में भी उसका मुकदमा ज़ेर दौरा हो तो वो एक दयानतदार के तौर पर, और उसे जो कपड़े होंगे उसके चमकीले निकलेंगे, उसके दामन पर कोई दाग नहीं होगा, धब्बा नहीं होगा, ना रिश्वतखोरी का होगा, ना खवातीन से बदसलूकी का होगा, ना कत्लेआम का होगा, और ना ही जो भी जराम है उसका कोई धब्बा बाकी नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो कायदीन है वो कहते हैं। और आपको बता दूं कि फरवरी में, आइंदा साल फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, और उससे पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मोदी वॉशिंग मशीन को लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और कैलाश गहलोत, आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, वो बीजेपी में चले गए। उनके खिलाफ कई महीनों से ईडी और सीबीआई मसरूफ़ तहकीकात थी, उनसे पूछगछ भी की गई थी। अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का दावा है कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया, लालच दिया गया, और फिर वो उस मिशन में कूद पड़े और बीजेपी में शामिल हो गए। जी नहीं मुझा साहब, देखिए पूरे मुल्क में ये सियासत चल रही है। बीजेपी लोगों को डरा रही है, धमका रही है, ओपन हो रहा है, और जो तहकीकाती एजेंसियां हैं वो मरकज़ी हुकूमत की मुकम्मल तायद कर रही हैं। ये हमने ये बल्कि अपोजिशन जमातें कह रही हैं, कोर्ट को भी ये बताया गया है। और ऐसे कई वाक़यात भी पेश आए हैं जिसकी पहले ईडी या फिर सीबीआई की नोटिस के मिलने के बाद जो दूसरी पार्टियों में रहते थे वो कायदीन, अरकान राज्यसभा हो या अरकान पार्लियामेंट हो, उन्होंने जब बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की तो उनके खिलाफ दोबारा मुकदमा खुला नहीं गया, ना उन्हें नोटिस दे के तलब किया गया, या जो पहले नोटिस दी गई उसको खारिज करने का ऐलान किया गया। जी जी। तो इस तरह की जो कार्रवाई है सारे हिंदुस्तान में जारी है। जी जी। तो हो सकता है कि हमने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल का सिक्का ज़बरदस्त चल रहा है। जी जी। उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई, कमज़ोर करने की कोशिश की। कई अरकान असम्बली को जेल भेजा गया, वज़रा को जेल भेजा गया, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी जेल भेजा गया था। उसके बावजूद वो पार्टी टिकी हुई है, लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं चाहती कि बीजेपी दोबारा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कब्जा रहे। जी जी। इसलिए शायद अब आम आदमी को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो कैलाश गहलोत है, आज जब चीफ मिनिस्टर केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे उस वक्त उनकी भरपूर तायद की थी, और ये अन्ना हज़ारे की जो तहरीक चली थी उसमें आम आदमी पार्टी का अहम किरदार था। उस वक्त भी ये केजरीवाल के साथ रहे, और आखिरी लम्हात तक भी केजरीवाल के साथ रहे, यानी संडे तक भी केजरीवाल के साथ थे। लेकिन एक दिन में यानी चंद घंटों में पता नहीं क्या डराया गया, क्या धमकाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो ईडी ने डराया ना, सीबीआई ने मुझे डराया है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से बीजेपी में गया हूं। लेकिन बीजेपी कायदीन कहते हैं कि ईडी है या सीबीआई है वो आज़ाद इदारे हैं। तो अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के आज़ाद इदारे हैं, किसके हुक्म पर चल रहे हैं और किसकी ईमा पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहरहाल रियाज साहब एक बात मेरे को सुनने में ये आई है कि 15 अगस्त के मौके पर जी जी केजरीवाल और जो कैलाश गहलोत उनके दरमियान कुछ अनबन हो गई थी, जब से दोनों के दरमियान कुछ तनाज़ा नहीं नहीं, वो उन्हें चीफ मिनिस्टर के दौड़ में शामिल थे, वो आतिशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इन्हें नज़रअंदाज किया गया। अरे भाई पार्टी के आप सिपाही हैं, आपको अगर ओहदे चीफ मिनिस्टर दी जाती है तो आपको कबूल करना चाहिए, नहीं दी जाती है तो उस पर आप खामोश रहना चाहिए। एक मिसाल वहाँ पर नहीं मिली आपको झारखंड में? जी हाँ जी हाँ। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे जब जेल भेजा गया था तो उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार या पार्टी के अहम कायद को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। जैसे वो जेल से आए उनको इस्तीफा तलब करने पर वो नाराज़ हो गए, बीजेपी में चले। जी हाँ जी हाँ, वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। तो बहरहाल अब तक दिल्ली के 2 साबिक़ वज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। इतवार तक ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ओहदे पर फायज थे जी। अब अंदाज़ा कीजिए। और एक तो राजकुमार आनंद जो पहले थे उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद ये साहब इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि गहलोत को कैलाश गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाने वाला था। जी जी। देखिए और एक बात है, हर पार्टी की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने काम होते हैं उनके करने। जी जी। लेकिन ऐसा हो जाता है, ये पहली बार नहीं हुआ है जी जी कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, नाराज़ रहने वालों को दूसरी जमातें अपने पार्टी में अपने खीमे में शामिल कर लेती। जी 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 जी। वैसे बनाते एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और ख़बर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि राजस्थान के एक गांव है दौसा, वहां से है। और वहां पर आपको बता दूं कि जब एक शादी की बारात में वहां दूल्हे के बारात के साथ आने वाले एक शख्स ने दुल्हन के साथ रिश्तेदारों को रोंद डाला, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और ये वाक़या जो पेश आया सिर्फ आतिशबाजी
के पर जो बहस व तकरार हुई, क्योंकि वो शख्स गाड़ी में आया था और वो चाहता था कि उस मुकाम पर गाड़ी पार करे जहां पर आतिशबाजी की जा रही थी। लोगों ने मना किया, तब उसने सामने ठहरे हुए 7 लोगों पर गाड़ी चला दी और 7 लोग शदीद जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो आप ये बताइए कि किस तरह ये, जिस तरह हमारे मुल्क में सियासी माहौल है, उसी तरह का माहौल ऐसा लग रहा है कि जहरीला माहौल फैलता जा रहा है। देखिए, एक बात तो ये है कि लोगों का जहन जो है, जहनी तनाव है, उसका बढ़ता जा रहा है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें ये भी शामिल है। सोचना ये चाहिए, हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लोगों में जो शिद्दत पसंदी इख्तियार की जा रही है उसकी वजह क्या है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके पर रिसर्च करना चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर हम इस तरह के वाक़यात को नज़रअंदाज करते हैं तो कल और जगह होंगे। जी जी। कई वाक़यात पेश आए, हमने देखा कि एक मरकज़ी वज़ीर के बेटे ने एहतजाज करने वाले किसानों को रोक दिया था, 6 किसानों को रोक दिया था, कुचल दिया था, वो शहीद हो गए थे। जी। तो इस तरह के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरकज़ी वज़ीर सेहत की ज़िम्मेदारी है कि उसका सख्त नोट लें और साथ ही साथ रियासती हुकूमतों के वज़ारत सेहत के लिए भी एक अहकाम जारी करें कि इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं तो उसका सख्ती से जायज़ा लें और सर्वे कराएं। उन्हें इस तरह के लोगों में जो रुझान पैदा हो रहे हैं इसको दूर करने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, इसकी हिकमत अमली या फिर मनसूबाबंदी तैयार करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक खबर तेलंगाना से आ रही है, नहीं वजह साहब, और खबर ये है, आप देखिए कोंडा सुरेखा पहले से ही कई तनाज़ात में घिरी हुई है। अब उनका कहना है कि मूसी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है, यानी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसकी जो मुखालिफत कर रहे हैं वो कीड़ों की तरह, यानी मुखालिफिन कीड़ों की तरह गायब हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि हमने देखा है कि हर जगह तरक्याती काम होते हैं। जी जी। अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो तनकीद बराए तामीर करें, तनकीद बराए तामीर ना करें। जी जी। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के 11 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इन 11 माह के दौरान तेलंगाना की हुकूमत ने बेशक कई अच्छे काम किए हैं, चंद वादों को पूरा भी नहीं, मैं ये नहीं करूँगा पूरे वादे कंप्लीट हो गए। जी जी। लेकिन जितना हो सकता था उसने, जो हमारा सरकारी बजट था, रियासत पे जो खर्चा था, फिर नए तकरारात के बाद आपने बताया कि 50,000 नए मुलाजिमतों के तकरार, और उन्होंने चैलेंज किया, अगर एक भी कम रहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप बताइए, 50,000 मुलाजिमीन के जब तकरार बहुत बड़ी बात है। सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। हर महीना उन्हें तनख्वाह देना पड़ेगा। जी हाँ। फिर फलाही स्कीमात को भी, पहले के फलाही स्कीमात को भी जारी रखना पड़ेगा। फिर कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे उसको भी जारी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ तरक्याती इक़दाम भी करने पड़ेंगे। अगर मूसी रिवर को डेवलपमेंट दी जा रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप एहतजाज करने की, मुखालिफत करने की वजह क्या है। हाँ, अपोजिशन जमातें ज़रूर ये कह सकती हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, फिर तरक्याती इक़दाम किया जाए, वो ठीक है। उसके बजाय सड़कों पर आके लोगों के दरमियान पहुंच के अदालतों से रुजू होकर तरक्याती कामों को जिस तरह से रुकाया जा रहा है वो गलत है। जी जी जी। एक बात तो ये है कि केटीआर ने खुद कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में कि उन्हें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में कोई क्लू नहीं है, कोई पता नहीं है, आता पता नहीं है। लेकिन आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में ही, पहले तो कांग्रेस ने 5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, लेकिन जब उसका कैप बढ़ जा रहा था, यानी 50% के अबव हो रहा था, तो फिर 4% कर दिए गए और उससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, ये रेवंत रेड्डी कहते हैं। और उनका, जैसा कि मैंने ये पहले भी कहा है कि 11,000 असातिज़ा में से 720 असातिज़ा जो हैं वो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये बात कही है और ये रिजर्वेशन का नतीजा है उनका, ये क्या दावा था। देखिए, बात तो सच है कि कांग्रेस पार्टी ने 2004 में मुसलमानों से वादा किया था कि वो अगर इक़्तिदार में आती है तो मुसलमानों को 5% फ़ीसद फराहम किया जाए। जी जी। लेकिन जब जैसा ही मसला अदालत से रुजू हुआ, अदालत ने कहा है कि 50% की जो हदूद है उससे पार कर रहा है, लिहाजा आप 1% कम कर लीजिए। 1% कम कर लिया गया, 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया जा रहा है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसमें स्टे चल रहा है। हालांकि मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया ये। जी नहीं, लेकिन बीजेपी तो यही कहेगी कि मजहब के नाम पर दिया गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सच कहा, एससी क्या हिंदू नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। एसटी क्या हिंदू नहीं है? बिल्कुल। बीसी क्या हिंदू नहीं है? फिर उनको दिया जाने वाले रिजर्वेशन को आप तबके की बुनियाद पे गौर कर रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पे गौर कर रहे हैं, गुर्बत की बुनियाद पे, उनकी पेशे के एतबार से उसको देख रहे हैं। वही जुमरों में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि ये मजहब के नाम पे दिया जा रहा है। अफसोस की बात है, ये सियासी शोबादबाजी है। बिल्कुल आपने कहा, और इसी शोबादबाजी की हम मुखालिफत करते हुए अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।